मैं सड़क किनारे आराम से कबाब खा रहा था, तभी दर्जनों मेबैक कारें अचानक मेरे ठीक सामने आकर रुकी। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वेस्पेरा अपने लोगों को आतिशबाजी करने का निर्देश देने में व्यस्त थी और साथ ही अपने बॉडीगार्ड्स को 100 से ज्यादा महंगे डिजाइनर सूट बाहर लाने का हुक्म दे रही थी। हस्बैंड, मैं वापस आ गई, उसने ऐलान किया। कैसा लगा? मैंने 5 साल कहा था और पूरे 5 साल ही हुए हैं। मैंने तुम्हें एक भी दिन ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूं ना। एक सूट चुन लो, हम ठीक 1 हफ्ते बाद शादी कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैंने थैन के साथ तलाक की कागजी कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली है। हमने अब सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहने का फैसला किया है, पूरी तरह से प्लेटोनिक। मैंने त्योरियां चढ़ाते हुए उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। पागल औरत, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वेस्पेरा दौड़कर आगे आई और फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर मेरा रास्ता रोक लिया। गुस्सा मत हो, तुम्हें पता है कि मेरे माता पिता ने मुझे उस अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया था। मेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन देखो, वो सिर्फ एक फ्लैश मैरिज और फ्लैश डिवोर्स था। मौका मिलते ही मैं तुम्हारे पास वापस आ गई, ये देखते हुए कि तुमने 5 साल तक मेरा इंतजार किया है। मैंने अपनी आधी संपत्ति तुम्हें देने का फैसला किया है। कैसा रहेगा? काफी है ना? मैंने पहले ही पूरी शादी की बुकिंग कर ली है, इसलिए मेरे पति को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झुंझलाहट के मारे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं चिल्लाया, बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? सब मर गए क्या? इसे यहां से बाहर निकालो। मेरा पहले से ही एक बच्चा था और वो यहां मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी। वो खुद को समझती क्या थी? जैसे ही मेरे बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ने वाले थे, वेस्पेरा अचानक बेवकूफों की तरह हंसने लगी। हा, केलन, 5 साल में तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैंने तुम्हें देखा नहीं था और मैं तुम्हें इस हालत में देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब तुम मुझ पर गुस्सा करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुमने अपने बॉडीगार्ड्स तक नहीं बदले। पुरानी यादें ताजा हो गईं और मैं यहां सोच रही थी कि शायद तुम मुझे भूल गए हो। वो मुड़ी और मेरे एक गार्ड की तरफ देखकर मुस्कुराई, लापरवाही से हाथ हिलाते हुए। अरे बड़े भाई, मुझे याद है 5 साल पहले जब मैं केलन से मिलने के लिए दीवार फांद कर आई थी तो तुमने ही मुझे धक्का दिया था। उस चोट की वजह से मेरे पैर में अभी भी दर्द होता है। अपने छोटे से मजाक के बाद उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। केलन, तुम्हें पता है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। उस समय हम दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां थी। तुमने मेरे साथ विदेश जाने से मना कर दिया था और मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर यहां रुक नहीं सकती थी। शुक्र है वो सारा कचरा अब अतीत की बात हो गया है। मैंने थैन के साथ सब कुछ साफ कर लिया है। वो और मैं अब से सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मेरे माता पिता को मेरे तलाक के बारे में पता है और अब वे मुझे तुम्हारे साथ रहने से नहीं रोकेंगे। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरी नजरें अभी भी उसे एक पागल औरत की तरह ही देख रही थी। वेस्पेरा, क्या तुम विदेश से वापस आते समय अपना दिमाग वहीं छोड़ आई हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सोने या हीरे की बनी हो, कि दुनिया का हर आदमी तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर है? हम एक ही सोसाइटी में उठते बैठते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही अरेंज मैरिज की जरूरत थी और मुझे नहीं? वेस्पेरा की आंखें चौड़ी हो गईं, हालांकि उसकी नजरों में अभी भी वही मजाकियापन था। ओह, मजाक करना बंद करो। उन अमीर परिवारों को शरीफ और समझदार पति चाहिए होते हैं। तुम्हारे इतने तेज गुस्से वाले इंसान से कोई अपनी मर्जी से शादी क्यों करेगा? तुम्हें घर लाकर एक भगवान की तरह पूजने के लिए? सिर्फ मैं ही इतनी अंधी थी जो सालों तक तुम्हारे साथ रही, हर कदम पर तुम्हें बर्दाश्त किया। बाहर के लोगों को देखो, अगर तुम अपना आपा खो दोगे तो वे पलट कर तुम्हें ही काट खाएंगे। मेरे चेहरे पर गुस्सा देखकर वेस्पेरा ने तुरंत अपनी आवाज नरम कर ली। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। अतीत में जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, मैं गलत थी। प्लीज बड़प्पन दिखाओ और मुझे माफ कर दो। वैसे भी अब मैं वापस आ गई हूं ना। तुम 30 के पार हो गए हो और अभी भी कुंवारे हो। तुम्हारे माता पिता तो अब तक मुझे ही ताने दे रहे होंगे। वो कुटिलता से हंसी और उसे देखकर मेरे अंदर एक अनजाना सा गुस्सा भड़क उठा। 5 साल पहले हम शादी के बारे में बात करने की तैयारी कर रहे थे। अचानक उसने कहा कि हम अभी शादी नहीं कर सकते और उसे अपने परिवार के साथ आराम से इस बारे में बात करने की जरूरत है। फिर उसने पूरी तरह से संपर्क तोड़ दिया। इस डर से कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, मैंने उसे हर जगह खोजा और यहां तक कि पुलिस के पास भी गया। पुलिस ने मुझे बताया कि वेस्पेरा के परिवार ने पहले ही अपने इमिग्रेशन पेपर तैयार कर लिए थे और वे 3 दिन पहले ही विदेश जा चुके थे। मैंने उसकी फ्लाइट का पता लगाया और उसके पीछे पीछे गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो थैन के साथ एक आउटडोर वेडिंग कर रही थी। बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे मंडप से खींचकर ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे बेरहमी से बाहर फेंक दिया। जब तक उसने मुझे ढूंढा तब तक मेरे साथ एक बेघर भिखारी जैसा व्यवहार किया जा चुका था। मैं एक विदेशी पुलिस स्टेशन में बंद था और पूरे 2 दिनों तक भूखा रहा था। तुम्हें पता है कि मेरे माता पिता कैसे हैं। वो रोनी सूरत बनाकर शिकायत करती रही। खुद ही सब कुछ करने के बाद अब पीड़ित होने का नाटक कर रही थी। उन्होंने विदेश में हमारी स्थिति मजबूत करने के लिए मुझे थैन से शादी करने पर मजबूर किया। मैं उनसे लड़ नहीं सकती थी। अगर मैं हाँ नहीं कहती तो उन्होंने मेरी टांगे तोड़ने की धमकी दी थी ताकि मैं तुम्हें कभी ना ढूंढ सकूं। वो मुझसे भी ज्यादा फूट फूट कर रोई। केलन, बस मेरा इंतजार करना, ठीक है? मैं वादा करती हूं कि मैं उसे अपने एक बाल को भी छूने नहीं दूंगी। मैं 5 साल के अंदर उससे तलाक ले लूंगी, वापस आऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। उस भयानक अनुभव के बाद मैं अकेला घर लौट आया था और 1 महीने तक गहरे डिप्रेशन में डूबा रहा था। मेरे दोस्त
जो मुझे तड़पते हुए नहीं देख पा रहे थे, मुझे एक पार्टी में खींच ले गए। वहीं मेरी मुलाकात लायरा से हुई थी। मेरी खामोशी देखकर वेस्पेरा और भी ज्यादा उत्साह से मुस्कुराई। वो मेरे करीब आई, मजाक में हंसते हुए, और फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथों में थमा दिया। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, वरना तुम जानबूझकर मेरे घर के पास यूं ही नहीं घूम रहे होते। तुम बस ये देखना चाहते थे कि मैं वापस आई हूं या नहीं, है ना? अब जब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है तो क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने अपनी त्योरियां सिकोड़ी। मेरी नजरें उसके ठीक पीछे बनी उस विशाल अस्पताल की इमारत पर पड़ी। मैं रूखेपन से हंसा। क्या तुम अंधी हो जो तुम्हें अपने ठीक पीछे की चीज दिखाई नहीं दे रही? अगर तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है तो जाकर चश्मा बनवा लो। मेरे रास्ते से हटो। वेस्पेरा को गुस्सा नहीं आया, उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। मुझे पता है कि तुम बस जिद्दी हो। तुम्हें हमेशा से अस्पतालों से नफरत रही है। अगर तुम बीमार होते तो डॉक्टर को सीधा अपने घर बुला लेते। अगर तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही होती तो तुम यहां क्यों होते? चिंता मत करो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूं। 7 दिन बाद मिलते हैं मेरे हैंडसम दूल्हे। उसने अपनी पीठ सीधी की और गर्व से अपनी छाती थपथपाई। उस घमंडी आत्मसंतुष्ट लुक ने मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। मैंने गुलदस्ते को जोर से जमीन पर पटक दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? थैन से कहो कि तुम्हें पट्टे में बांध कर रखे। मानसिक रोगियों को ऐसे सड़कों पर घूमकर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने मुश्किल से 2 कदम ही बढ़ाए थे कि वेस्पेरा ने अपना सिर झुकाया और जल्दी से अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करने लगी। भाई, तुम्हारी ट्रिक बिल्कुल काम कर गई। वो जल रहा है। वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। जब मेरी शादी होगी तो तुम सबसे आगे वाली टेबल पर बैठना। थैन का एक वॉइस मैसेज आया। उसकी आवाज से कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें एडवांस में बधाई। मुझे जाते हुए देखकर वेस्पेरा ने अपना फोन रखा और जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को सूट कारों में रखने का हुक्म दिया। इन्हें गंदा मत करना, मेरे पति को साफ सफाई बहुत पसंद है। तुम सब ध्यान से काम करो। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाई और मेरी जाती हुई पीठ की तरफ चिल्लाई, केलन, इन्हें पहनकर जरूर देखना। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आए तो मैं पूरी रात जागकर तुम्हारे लिए नए सूट चुनूंगी। एक जोरदार आवाज के साथ कार के दरवाजे बंद हो गए। जब मैं सूट से भरी कार लेकर घर लौटा तो मेरा चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। मेरे बटलर गिदोन हाथों को रगड़ते हुए और मुस्कुराते हुए मेरे पास आए। सर, क्या ये चीजें छोटे मालिक के लिए हैं? क्या उनकी बुआ ने ये सूट उनके लिए तैयार किए हैं जब उनकी शादी होगी? गिदोन अजीब तरह से हंसे। सर, छोटे मालिक अभी आपके लिमिटेड एडिशन फाउंटेन पेन से खेल रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे चेहरे पर स्याही लगा ली है। अगर हम इन्हें ऊपर ले गए तो ये शायद खराब हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, मेरा बेटा खुशी से उछलता हुआ घर से बाहर आया। उसका चेहरा स्याही से पुता हुआ था। वो दौड़कर मेरे गले लग गया और वो सारी स्याही मेरे कपड़ों पर पोत दी। डैडी, आप आ गए। मेरी छोटी बहन कैसी है? क्या वो रो रही थी? मैं बस उसे बताने ही वाला था कि बच्चा अभी सिर्फ 2 महीने का है और हमें अभी तक जेंडर नहीं पता। तभी उसकी नजरें उन कड़क शानदार सूट पर पड़ी। वाह, कितने अच्छे हैं डैडी, मुझे एक पहनना है, मुझे पहनने दो ना। गिदोन उसे पीछे खींचने के लिए दौड़े। ओह मेरे छोटे शैतान, तुम पूरे गंदे हो रखे हो, कपड़ों को खराब मत करो। मैं बैठ गया और अपने लिए एक गिलास गर्म पानी डाला। उसे खेलने दो, वैसे भी ये सिर्फ कचरे का ढेर है। कुछ याद आते ही मेरे होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अगली बार जब हम उससे मिलेंगे तो मैं उससे खुद उस आंटी को थैंक यू बुलवाऊंगा। एक बच्चे की एनर्जी सच में असीमित होती है। 2 घंटे के अंदर उसने उन 100 से ज्यादा महंगे डिजाइनर सूट का पूरी तरह से कबाड़ा कर दिया था। जब उसके पास बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो मुझसे चिपक गया और आइसक्रीम की जिद करने लगा। कोई चारा न होने पर हम मॉल की तरफ निकल पड़े। मॉल में एक जानी पहचानी चिड़चिड़ी आवाज ने मुझे पुकारा। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर अभी भी वही मुक्का मारने लायक एक्सप्रेशन था। अभी से मेरी याद आने लगी, मुझे अपनी ब्लॉकलिस्ट से हटा दो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चापलूसी करते हुए मेरे पास खिसक आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद चमक रही थी। क्या तुमने सूट पहनकर देखे? क्या तुम्हें कोई पसंद आया? मैंने वे सब तुम्हारी पसंद के हिसाब से चुने थे। उन सबको इकट्ठा करने में मुझे पूरा 1 साल लग गया। मेरी इतनी ईमानदारी को देखते हुए प्लीज अब मुझसे गुस्सा मत रहो। बूढ़े आदमी, गुस्सा करने पर आदमी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। मैंने अपने होठों को कसकर भींच लिया। मेरा चेहरा एकदम ठंडा था। मैं बूढ़ा हूं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं वैसे भी तुमसे शादी नहीं कर रहा हूं। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, हटो। आसपास के लोग अब इस ड्रामे को देखने लगे थे। मेरे द्वारा सबके सामने इस तरह अपमानित होने पर वेस्पेरा के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। तुम कुत्ता किसे कह रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है, अपनी हद पार मत करो। हाँ, तुमने मेरा 5 साल तक इंतजार किया, लेकिन मैं भी उस पूरे समय विदेश में तुम्हारे लिए ही कड़ी मेहनत कर रही थी। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये मत सोचो कि तुम सच में बहुत महान हो। तुम जहां भी जाते हो लोगों को नाराज कर देते हो। तुम्हारे परिवार के पास जो ताकत है, क्या तुम्हें सच में इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि तुम कितने घमंडी हो? मेरी खामोशी देखकर उसने गलती से मान लिया कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसका लहजा और भी ज्यादा घमंडी हो गया। अब खुद को देखो, मेरे अलावा और कौन तुम्हें चाहेगा?
ऐसे बहुत से अमीर लोग हैं जो जवान सीधे सादे लड़कों को चुनते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई मेरी तरह बेवकूफ है जो 18 साल के कॉलेज के लड़कों को छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ते की तरह घूमे? जब हम साथ थे तो उसने वास्तव में मुझसे कई बार माफी मांगी थी, लेकिन वो हमेशा इसलिए होता था क्योंकि उसमें सीमाओं की कोई समझ नहीं थी। अगर वो सड़क पर किसी भी अनजान लड़के को अपना नंबर नहीं दे रही होती तो वो दूसरे चाहने वालों से फूल ले रही होती। मैंने सिर्फ उससे माफी मांगने के लिए कहा था और उसने किसी तरह इसे घुमाकर खुद को पीड़ित साबित कर दिया। वे सारी घुटन भरी यादें वापस ताजा हो गईं और मेरा चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। क्या ऐसा है? तब तो तुमने सच में बहुत दुख सहे हैं, है ना? भगवान का शुक्र है कि तुम उस समय इतनी समझदार थीं कि तुमने ब्रेकअप कर लिया, वरना तुम्हें जिंदगी भर परेशानी उठानी पड़ती। जब तुम्हें पता है कि तुमने गलत इंसान चुना है तो मुझे परेशान करना बंद करो। चलो शांति से अपने अपने रास्ते चलते हैं। मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वेस्पेरा तुरंत घबरा गई। तुम्हारा क्या मतलब है? शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। क्या तुम मजाक करना बंद कर सकते हो? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, थैन उसके पीछे से बाहर आया। कबूतर के अंडे के आकार की एक हीरे की अंगूठी उसकी उंगली पर चमक रही थी। तो यही वो मिस्टर केलन हैं जिनसे वेस्पेरा ने 5 साल तक प्यार किया है? हेलो, मैं वेस्पेरा का एक्स हस्बैंड थैन हूं और अब सिर्फ उसका अच्छा दोस्त। आपका गुस्सा वाकई आपके नाम के हिसाब से ही है। मैं तो लगभग डर ही गया था। इतना कहने के बाद वो एक कदम और करीब आया और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोला, प्लीज गुस्सा मत होइए मिस्टर केलन। विदेश में अपने 5 सालों के दौरान वेस्पेरा ने आपके बारे में अच्छी बातों के अलावा और कुछ नहीं कहा। मैंने तो आपके लिए वे सूट चुनने में भी उसकी मदद की थी। तो क्या ख्याल है? क्या कोई डिजाइन आपको पसंद आया? मैंने उसे ठंडी नजरों से घूरा। थैन वापस वेस्पेरा के पास गया और उसे कोहनी मारी। क्या तुम उससे माफी नहीं मांगोगी? आदमी ऐसे ही होते हैं। वे तभी नखरे दिखाते हैं जब वे तुमसे प्यार करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी गलतियों को मेरी तरह बर्दाश्त कर सकता है? वेस्पेरा स्वाभाविक रूप से माफी मांगने के लिए आगे बढ़ी। मैं मुड़ा, अपने बेटे का हाथ पकड़ा। मेरे चेहरे पर एक पूरी तरह से शांत मुस्कान थी। तो वे सूट आपने चुने थे मिस्टर थैन। मुझे आपको धन्यवाद देने का मौका ही नहीं मिला। मेरे बेटे को उनके साथ खेलने में बहुत मजा आया, बस उनकी क्वालिटी थोड़ी कमजोर थी। ज्यादा खींचतान बर्दाश्त नहीं कर पाए। बेटा, जल्दी से अंकल को थैंक यू बोलो। मेरे बेटे की मासूम नजरें हम दोनों के बीच दौड़ती रहीं और फिर वो मेरी तरफ देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। थैन ने बहुत ज्यादा नाटक करते हुए आउच कहा और अपने बगल खड़ी औरत को कोहनी मारी। क्या तुम माहौल को समझ नहीं पा रही हो? तुमने इस बेचारे को 5 साल इंतजार करवाया। जाहिर है कि इसने नखरे दिखाने के लिए किसी चाइल्ड एक्टर को किराए पर लिया है। वेस्पेरा ने साफ तौर पर राहत की सांस ली। केलन, मुझे पता है कि तुम मेरे विदेश जाने से नाराज हो, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब मैं वापस आ गई हूं, तो नखरे दिखाना बंद करो। बच्चे को जाने दो। मैं आज और कुछ नहीं करूंगी, बस तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरे कार्ड्स की लिमिट खत्म कर सकते हो। उसने मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मेरा बेटा डर गया और रोने लगा। उसने मेरे पैर को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से मना कर दिया। डैडी, ये आंटी कौन है? इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आप मेरे डैडी नहीं हो? मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही उसके होठों से डैडी शब्द निकला, पूरा माहौल सन्न रह गया। वेस्पेरा के चेहरे पर गुस्सा भड़क उठा और उसने बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। कौन है तेरा डैड? किसी को भी ऐसे ही कुछ मत बुलाओ, चुप हो जा। मेरा बेटा और जोर से रोने लगा। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने अपने बेटे को बचाते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? ये मेरा बेटा है, वो पहले से ही 4 साल का है। वेस्पेरा की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वो अपनी जगह पर जम गई। उसका उठा हुआ हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया। तुम्हारा बेटा? मैंने तुमसे शादी करने के लिए 5 साल इंतजार किया, तुम्हें वापस आकर ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारा एक बेटा है? केलन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई खिलौना हूं? थैन गहरी चिंता का नाटक करते हुए पास आया। जाहिर तौर पर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द आग में घी डालने का काम कर रहे थे। वेस्पेरा, घबराओ मत। हो सकता है कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत ज्यादा टूट गया हो और कमजोरी के पल में उससे कोई गलती हो गई हो। यह समझा जा सकता है। जब तक उसकी शादी नहीं हुई है तब तक तुम एक सौतेली माँ बन सकती हो। तुम्हारे परिवार के पास एक बच्चे को खिलाने के लिए पैसों की कमी तो है नहीं। एक ही वाक्य में उसने मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में पेश कर दिया जिसका चरित्र और निजी जीवन बहुत ही गिरा हुआ था। आसपास खड़े लोगों की भीड़ तुरंत गपशप करने लगी। क्या इस आदमी को किसी ने छोड़ दिया था और अब ये अपना बोझ उठाने के लिए किसी भोली भाली लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है? शायद पहले ऐसा हो, लेकिन उस लड़की ने उसके लिए 5 साल इंतजार किया। बच्चा साथ लाना एक बात है, लेकिन इतना घटिया रवैया, इसे कहते हैं एहसान फरामोश। वो इतना अच्छा भी नहीं दिखता। ये लड़की पक्का अंधी होगी। उसके बगल वाला आदमी बहुत ज्यादा हैंडसम है। वे दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। थैन ने मुझे पीछे खींचने का झूठा नाटक किया। मिस्टर केलन, गुस्से में आकर ऐसा बर्ताव, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए QR कोड से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि मुझे betting/SATTA या ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम पे जुआ प्रमोट ना करना पड़े। वीडियो शुरू करते हैं। मत कीजिए। इतने सारे लोगों के सामने क्या आप सिर्फ वेस्पेरा को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? बस माफी मांग लीजिए, मैं उससे बात करूंगा। वो मेरी बात सबसे ज्यादा सुनती है।
वो बच्चे की देखभाल करने में आपकी मदद जरूर कर सकती है। वेस्पेरा ने बेरहमी से मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा जैसे वो मेरी हड्डियां तोड़ने की कोशिश कर रही हो। मैं उसकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि वो औरत कौन है। एक लंबे ठहराव के बाद वो अचानक टूटती हुई सी लगी। उसकी आवाज में हार थी। क्या तुम सिर्फ इस बात का फायदा नहीं उठा रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तुम्हें दोष देने की हिम्मत नहीं करूंगी, लेकिन किसी औरत को बर्बाद करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। मैंने एक ठंडी हंसी उसका हाथ झटक दिया और अपने बेटे को और कसकर पकड़ लिया। अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो जाकर खुद पता लगा लो। आखिरकार तुम ही वो इंसान हो जिसने बिना पूछे शादी की योजना बनाई थी। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, वेस्पेरा के बॉडीगार्ड्स ने अचानक मेरा रास्ता रोक लिया। जब तक इस मामले की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अपने बेटे को और ज्यादा डराने के डर से मैंने मजबूरन अपना गुस्सा पी लिया और स्टोर में घूमते हुए एक बहुत ही मुश्किल भरा घंटा बिताया। आखिरकार एक बॉडीगार्ड एक नाइट क्लब से एक हॉट डांस का वीडियो लेकर वापस आया। वीडियो देखते ही वेस्पेरा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। तुम किसी बार डांसर के चक्कर में पड़ गए? केलन, तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सच में किसी भी हद तक गिर सकते हो। मेरी नजर रुकी हुई स्क्रीन पर पड़ी। ये वो डांस था जो लायरा ने हमारी शादी से पहले सिर्फ मुझे खुश करने के लिए खास तौर पर सीखा था। वेस्पेरा ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसकी नाक लगभग मेरी नाक से टकरा रही थी। इस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसे बर्बाद करने के बाद मैं ऐसा बर्ताव करूंगी जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसी जगह जाते हुए पकड़ा तो तुम अंजाम जानते हो। थैन ने कॉफी का एक घूंट लिया और जोर से हंसने लगा। वेस्पेरा, बहुत हो गया। जब तुम विदेश में थी तो क्या तुम भी अक्सर ऐसी जगहों पर नहीं जाती थी? हर बार जब तुम बहुत ज्यादा शराब पी लेती थी तो तुम मुझे तुम्हें लेने के लिए कॉल करती थी। तुम्हारे जाने के बाद वो दुखी था। उसे साथ देने के लिए किसी का मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात मेरे पैर की जूती। मैं एक औरत हूं, वो मेरे जैसी कैसे हो सकती है? अपनी भड़ास निकालने के बाद वेस्पेरा ने एक गहरी सांस ली। मैं इस औरत के मामले को संभाल लूंगी। हमारी शादी के बाद ये बच्चा मेरे परिवार का हिस्सा होगा। मैं उन्हें दोबारा कभी मिलने नहीं दूंगी। जहां तक तुम्हारी बात है, घर जाओ और चुपचाप शादी का इंतजार करो। अगले 6 दिनों तक घर से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। ये कहकर वो थैन के साथ वहां से चली गई। वे दोनों एक दूसरे के कंधों पर लापरवाही से हाथ रखे हुए दूर जा रहे थे। इतना मुंह मत लटकाओ। थैन की आवाज वापस आई। मैं आज रात तुम्हारे साथ कुछ ड्रिंक्स लूंगा। चलो, मैं कुछ और लोगों को बुला लेता हूं। जैसे जैसे उनकी आवाजें धीमी होती गईं, मेरे बेटे ने डरते हुए मेरे कपड़े खींचे। डैडी, वो आंटी कौन थी? वो एक पागल औरत है। हमें इस बारे में मम्मी को बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। उसके इस छोटे से ड्रामे के बाद मेरी शॉपिंग से सारी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। जैसे ही हम स्टोर से बाहर निकले, एक क्लर्क 3 शॉपिंग बैग पकड़े हुए हमारे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। ये वो सामान है जो उस मैडम ने खरीदा था और कहा था कि वो आपको देना चाहती हैं। चूंकि आप अभी भी स्टोर में थे, इसलिए हमने सोचा कि हम इन्हें सीधे आप तक पहुंचा दें। प्लीज इन्हें ले लीजिए। मैंने बैग खोले और एक नजर डाली। ये वही शादी की अंगूठियां थीं जो मैंने 5 साल पहले उसके और मेरे लिए चुनी थी। बदकिस्मती से अंगूठी के डिजाइन अब पुराने हो चुके थे और मेरे दिल से उसके लिए सारी भावनाएं बहुत पहले ही मर चुकी थीं। उस शाम अपने बेटे को सुलाने के ठीक बाद थैन को किसी तरह मेरा नंबर मिल गया और उसने मुझे कॉन्टैक्ट के तौर पर ऐड कर लिया। उसने एक प्राइवेट क्लब रूम से एक वीडियो भेजा। वेस्पेरा पूरी तरह से नशे में धुत थी, लड़खड़ाती जबान में बोल रही थी, ये सिर्फ एक बच्चा है ना? बच्चा तो कोई भी पैदा कर सकता है। हमारी शादी के बाद मैं उसे 10 या 8 बच्चे दूंगी। वो फिर कभी बाहर जाकर किसी और के साथ अय्याशी करने के बारे में नहीं सोचेगा। थैन ने इसके साथ एक बेशर्म वॉइस मैसेज भेजा। ज्यादा मत सोचो यार, वेस्पेरा की बस जबान कड़वी है लेकिन दिल बहुत साफ है। चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रख रहा हूं। कुछ नहीं होगा, बस शांति से शादी का इंतजार करो। लेकिन वीडियो के बिल्कुल अंत में उसने जानबूझकर मेज पर रखा एक होटल के कमरे का की कार्ड दिखाया। 10 या 8 बच्चे। मुझे इतनी घिन आई कि मैंने लगभग अपना फोन ही तोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी शादी को सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सुनकर कि मैं अपनी शादी की सार्वजनिक रूप से घोषणा करना चाहता हूँ, लायरा इतनी खुश हुई कि उसने अपने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए। हाँ, मेरा एक पति है, हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। हम 6 दिन बाद अपनी शादी की रस्म पूरी कर रहे हैं। आप सभी का आने के लिए स्वागत है। शादी के दिन मेरे अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर हुए। लायरा ने बस एक छोटा सा मैसेज छोड़ा था, दहेज, अपनी मर्जी से दिया गया तोहफा, इसे कभी वापस नहीं लूंगी। वेस्पेरा शादी की कारों का एक बहुत बड़ा दिखावटी काफिला लेकर सीधे मेरे दरवाजे पर आ पहुंची। घर पूरी तरह से खाली था। वो 2 घंटे तक दरवाजे पर इंतजार करती रही। उसका धैर्य खतरनाक रूप से खत्म हो रहा था। वो एक बोझ जैसा बच्चा लेकर आता है और मैं अभी तक गुस्सा भी नहीं हुई हूं। वो अभी भी मुझे दिखाना चाहता है कि बॉस कौन है। दरवाजा तोड़ दो। एक बहरे कर देने वाले शोर के साथ दरवाजे को तोड़ा गया, जिससे पड़ोसी जाग गए। वेस्पेरा ने अभी यह बताना शुरू ही किया था कि वो अपनी शादी के लिए आई है। तभी एक पड़ोसन ने उसे पूरी तरह से अविश्वास से घूरा। शादी? क्या इस परिवार के बेटे की शादी 5 साल पहले नहीं हो गई थी? उनका तो पहले से ही एक बच्चा है। वे आज अपनी शादी का जश्न मना रहे हैं। क्या तुम गलत घर में आ गई हो? वेस्पेरा का पैर, जो दरवाजा तोड़ने के लिए हवा में था, वहीं जम गया
और वो लगभग पीछे की तरफ गिर पड़ी। तुमने क्या कहा? शादी का जश्न? किसके साथ? लायरा जी के साथ? और किसके साथ? पड़ोसन ने इसे एक परम सत्य की तरह कहा, अपनी उंगलियों पर गिनते हुए। उनकी शादी हुए सालों हो गए हैं। केलम पहले से ही 4 साल का है। वे आखिरकार आज शहर के बाहर सबसे बड़े हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में अपनी शादी की पार्टी दे रहे हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने सिर्फ ताजे फूलों से भरे 3 पूरे ट्रक मंगवाए हैं। चुपके से शादी? लायरा, वेस्पेरा की आवाज एक चीख में बदल गई और उसने पड़ोसन का हाथ पकड़ लिया। असंभव! तुम पक्का गलत याद कर रही हो। उसने मुझसे कहा था कि वो 5 साल तक मेरा इंतजार करेगा। मैंने अभी अभी थैन से तलाक लिया है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? पड़ोसन दर्द से कराह उठी और उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम्हें क्या परेशानी है? मैं कैसे गलत याद रख सकती हूं? कुछ साल पहले जब उसकी पत्नी केलम के साथ पेट से थी तो केलन हर एक दिन उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले जाता था, इसी बिल्डिंग से बाहर। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वेस्पेरा का चेहरा भूत की तरह सफेद पड़ता देख पड़ोसन को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई और वो पीछे हट गई। मुझे घर जाकर अपने पति के लिए खाना बनाना है। मैं तुमसे और बात नहीं कर सकती। अगर तुम केलन को ढूंढ रही हो तो बस डोरबेल बजा देना। वेस्पेरा मेरे अपार्टमेंट के कसकर बंद दरवाजे को घूरती रही। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। 5 साल पहले की यादें अचानक उसके दिमाग में छा गईं। लिविंग रूम में उसने मुझे पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां उसके हाथों में मौजूद एक ब्रोशर पर फेर रही थीं। अच्छे बच्चे बनो। जब हमारी शादी होगी तो हम इसी हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में शादी करेंगे, ठीक है? मैं मुस्कुराया था और सिर हिलाया था। अपने आंसू उसकी शर्ट पर पहुंचते हुए फुसफुसाया था। ठीक है। और अब मेरी शादी सच में उसी रिसॉर्ट में हो रही थी, लेकिन दुल्हन वो नहीं थी। उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर थैन नाम चमक रहा था। अरे वेस्पेरा, कैसा चल रहा है सब? थैन की आवाज स्पीकर से आई, जो ध्यान से टटोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुरंत शादी की बात मत छेड़ना। पहले उसे थोड़ा शांत होने दो। तुमने फिर से उससे लड़ाई तो नहीं कर ली? क्या तुम दूल्हे को ले आई? वेस्पेरा ने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसके पोर सफेद पड़ गए। नहीं, पड़ोसन ने कहा कि वो आज लायरा के साथ अपनी शादी की रस्म कर रहा है। उनका एक 4 साल का बेटा भी है। लाइन 2 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर थैन की बहुत ज्यादा बनावटी हंसी गूंज उठी। क्या तुम मजाक कर रही हो? लायरा? क्या उसे फाइनेंस की दुनिया की जिंदा यमराज नहीं कहा जाता? वो आदमियों से पूरी तरह दूर रहती है। उसके बारे में एक भी अफवाह नहीं है। वो उससे कैसे शादी कर सकती है? पड़ोसन पक्का बूढ़ी हो गई है और उसका दिमाग सठिया गया है। उसने किसी और को देख लिया होगा। वो रुका, फिर हालात का विश्लेषण करने वाले एक भाई के गंभीर लहजे में बोला, मेरी बात सुनो। वो पक्का अभी भी इस बात से नाराज है कि तुम इतनी अचानक चली गई थी। वो जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाने के लिए किसी को ढूंढकर नाटक कर रहा है। जरा सोचो, वो सालों तक लगभग तुमसे चिपका रहा। जब तुम 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई थी तो उसने हर रोज तुम्हें वीडियो कॉल करने की जिद की थी। वो सच में किसी और से शादी कैसे कर सकता है? वो बच्चा शायद किसी दोस्त का होगा जिसे नाटक के लिए उधार लिया गया है। वेस्पेरा की आंखों में चमक आ गई। उसने उसके शब्दों को ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। सच में? वो सच में मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, थैन ने पूरे विश्वास के साथ कहा। जल्दी से रिजॉर्ट जाओ और खुद देख लो। अगर परिवार वाले सच में शादी कर रहे हैं तो बस वहां पहुंचकर हंगामा कर दो और उसके साथ सब कुछ साफ कर लो। मैं यहां से तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा हूं। अगर नौबत आई तो मैं अभी वहां पहुंचकर तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं उसे वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। फोन काटकर वेस्पेरा ने अपनी कार स्टार्ट की और एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग पूरी तरह से थैन की बातों से भरा हुआ था। ये एक नाटक होना ही चाहिए। मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। मैं अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट शहर के बाहर था। वेस्पेरा के लिए 40 मिनट का रास्ता था। जैसे ही उसने पार्किंग में गाड़ी रोकी, काले सूट पहने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। मैडम, क्या आपके पास इनविटेशन है? गार्ड के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी तेज नजरें उसे स्कैन कर रही थीं। आज सीईओ लायरा की शादी की पार्टी है। सिर्फ बुलाए गए मेहमानों को ही अंदर जाने की इजाजत है। सीईओ लायरा? वेस्पेरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या अंदर केलन नाम का कोई सूट पहना हुआ आदमी है? दूल्हे का सरनेम वाकई केलन है। गार्ड ने त्योरियां चढ़ाई। उसका लहजा और भी ठंडा हो गया। मैडम, आपके पास इनविटेशन है या नहीं? अगर नहीं तो प्लीज यहां से चली जाइए। यहां परेशानी खड़ी करना बंद कीजिए। अगर आपने शादी की पार्टी में कोई हंगामा किया तो आप इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार नहीं होंगी। हताश होकर वेस्पेरा ने अपना हाथ बढ़ाया और धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश की। मैं केलन की दोस्त हूं। मुझे एक इमरजेंसी है। मुझे अंदर जाने दो। रुकिए। दोनों गार्ड तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने उसे रोक लिया और मजबूती से एक जगह पर पकड़ लिया। अगर आपने फिर से कोई तमाशा किया तो हम शराफत से पेश नहीं आएंगे। वेस्पेरा रिजॉर्ट के दरवाजे को घूरती रही। अंदर से आने वाले धीमे संगीत की आवाज सुनाई दे रही थी और उसके दिल में घबराहट तेजी से बढ़ रही थी। उसकी नजर कुछ दूरी पर अंदर एक ट्रे ले जाते हुए एक वेटर पर पड़ी। गार्ड्स का ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए उसने एक सर्वर का रूप धरा और अंदर घुस गई। बैंक्वेट हॉल सफेद गुलाबों से भरा हुआ था। वेस्पेरा की नजरें भीड़ में दौड़ने लगीं और तुरंत मंच पर जाकर टिक गईं। मैंने एक बेहतरीन सिला हुआ सूट पहना था। मेरे बाल एकदम सेट थे और मैं अपने बगल में खड़ी उस औरत की तरफ बहुत प्यार से देखकर मुस्कुरा रहा था। उस औरत ने एक बेहद खूबसूरत सफेद गाउन पहना था और उसके खड़े होने का अंदाज बहुत ही शानदार था। ये बिल्कुल वही औरत थी जो उस वीडियो में थी,
लेकिन क्या वो सिर्फ एक बार डांसर नहीं थी? वो लायरा कैसे हो सकती है? वो औरत जो फाइनेंस की दुनिया पर एक लोहे की मुट्ठी से राज करती थी। वेस्पेरा की सांसें अटक गईं जब उसने देखा कि लायरा एक अंगूठी का डिब्बा पकड़े हुए है और बहुत ही प्यार से मेरी उंगली में एक अंगूठी पहना रही है। उसकी हरकतों में असीम कोमलता थी। मंच के नीचे एक छोटे से सूट में एक छोटा सा लड़का अपने पंजों के बल खड़ा था। उसकी प्यारी सी आवाज गूंज रही थी, डैडी, मम्मी, जल्दी से अंगूठियां बदलिए। ये मॉल वाला ही लड़का था। वेस्पेरा की सांसें पूरी तरह से रुक गईं। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बेरहमी से निचोड़ रहा हो। दर्द इतना तेज था कि वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसने मेरी आंखों में उस मुस्कान को देखा, एक गहरा प्यार जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हमारे मजबूत वादों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और मंच पर चढ़ गई। केलन, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। तुमने वादा किया था कि तुम मेरा इंतजार करोगे। मैंने थैन को तलाक दे दिया। मैं वापस आ गई। आज हमारी शादी होनी थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसके जोर से खींचने के कारण थोड़ा सा लड़खड़ाया। मैंने अपना हाथ उसकी पकड़ से बुरी तरह से छुड़ाया। मेरी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। वेस्पेरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज मेरी अपनी पत्नी के साथ शादी है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक मैंने कभी भी तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा था। लायरा आगे आई और मुझे बचाते हुए अपने पीछे खींच लिया। उसकी नजरें तीखी थीं। मैडम, कृपया अपनी बातों और हरकतों पर लगाम रखिए। अगर आपने मेरे पति को परेशान करना जारी रखा तो मुझे आपको सिक्योरिटी से बाहर फेंकवाने में जरा भी संकोच नहीं होगा। मैं उसे परेशान कर रही हूँ? वेस्पेरा की आंखें लाल हो गईं। उसने अपने ही सीने पर कांपती हुई उंगली रखी। केलन और मैं इतने सालों तक एक साथ थे। हमने बहुत पहले ही शादी करने का फैसला कर लिया था। अगर मेरे परिवार ने मुझे उस अरेंज मैरिज के लिए मजबूर न किया होता तो मैं कभी क्यों जाती? केलन, क्या तुम वे सारे वादे भूल गए जो हमने एक दूसरे से किए थे? तुमने कहा था कि तुम मेरे वापस आने का 5 साल तक इंतजार करोगे। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। उनमें हल्के हल्के आंसू झिलमिला रहे थे। आसपास मौजूद मेहमानों ने अपने सिर घुमा लिए और फुसफुसाहटें अब शोर में बदलने लगीं। सबको नजरअंदाज करते हुए वेस्पेरा ने फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। केलन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। चलो फिर से शुरुआत करते हैं प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने हमारी शादी की सारी तैयारी कर ली है। इससे शादी मत करो। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। मैं एक कदम पीछे हट गया। उसके छूने से पूरी तरह बचते हुए मेरी आवाज में ताना भरा हुआ था। फिर से शुरुआत? वेस्पेरा, तुम्हें यह सोचने का हक किसने दिया कि हम कभी फिर से शुरुआत कर सकते हैं? 5 साल पहले तुम बिना एक शब्द कहे देश छोड़कर चली गई थी। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए विदेश उड़कर आया, ये सोचकर कि तुम्हारा परिवार तुम्हें मजबूर कर रहा है। मैं तुम्हें बचाना चाहता था और नतीजा क्या हुआ? तुम्हारे परिवार के बॉडीगार्ड्स ने मुझे पुलिस स्टेशन में फेंक दिया। मैं पूरे 2 दिनों तक भूखा रहा। तब तुम कहाँ थी? जब मैं वापस आया तो मैं हर एक दिन रोता था, सूख कर कांटा हो गया था। सिर्फ एक जिंदा कंकाल बचा था। तब तुम कहाँ थी? वेस्पेरा का चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। उसने अपना मुंह खोला लेकिन एक भी शब्द बाहर नहीं आया। तुम मुझसे कहती हो कि तुमने थैन से तलाक ले लिया है, तो क्या मैं बस तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत कर लूं? मैंने तंज कसा। वेस्पेरा, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं दे रही हो? मेरा समय तुम्हारी गलतियों का इंतजार करने और तुम्हारे वापस पलटने का इंतजार करने के लिए नहीं है। मैं इस वक्त बहुत खुश हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि अभी यहां से चली जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला रहा हूं। उसने मुझे घूरा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वो फटी हुई आवाज में चिल्लाई, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बेवकूफ बनते हुए देखकर क्या तुम्हें खुशी मिलती है? मैंने शादी के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था। सारी तैयारियां हो गई थीं और तुमने मेरे सच्चे प्यार का पूरी तरह से मजाक बना दिया। मैं इतना गुस्से में था कि मैं वहीं मंच पर हंस पड़ा। मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था, बस तुमने ही उस पर विश्वास नहीं किया। मेरे बेटे ने डरते हुए बाहर झांका। डैडी, ये आंटी फिर से क्यों आ गई? क्या इनके दिमाग में कोई खराबी है? वेस्पेरा ने अचानक अपना सारा होश खो दिया। वह मुड़ी, दूसरी मंजिल की बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई। उसने अपना एक पैर खतरनाक तरीके से किनारे पर रखा और नीचे फर्श की तरफ देखकर चीखी, केलन, अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं अभी कूद जाऊंगी। मैं सच कह रही हूं। मेहमानों के बीच तुरंत अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग चीख पड़े तो कुछ ने रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने फोन निकाल लिए। मेरे चेहरे के भाव बदल गए। लायरा ने तुरंत मेरे कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत, मैं संभाल लूंगी, तुम पीछे हटो। लायरा ने ऊपर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें पूरा अधिकार था। अगर तुम सच में केलन की परवाह करती हो तो यहां तमाशा मत करो। उसे शांति से अपनी शादी पूरी करने दो। नहीं, वेस्पेरा रोई। उसकी आंखें लाल थीं। जब तक वो मेरे साथ नहीं चलता तब तक नहीं। ये कहकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और खुद को बालकनी से नीचे गिरा दिया। एक भयानक आवाज के साथ वो नीचे कालीन पर आ गिरी। उसके घुटनों से खून रिसने लगा। फिर भी वो ऐसे उठी जैसे उसे कोई दर्द ही महसूस न हो रहा हो और वापस मंच की तरफ दौड़ पड़ी। केलन, मेरे साथ चलो। सिक्योरिटी। लायरा की आवाज बर्फ जैसी थी। गार्ड्स जो बगल में इंतजार कर रहे थे तुरंत आगे दौड़े और उन्होंने वेस्पेरा को जमीन पर मजबूती से दबा दिया। मैंने उसकी इस दयनीय हालत को देखा। मेरे लहजे में भावनाओं की एक भी लहर नहीं थी। वेस्पेरा, अपना मजाक बनाना बंद करो।
अगर तुम मुझे आशीर्वाद देने आई हो तो धन्यवाद। अगर तुम यहाँ हंगामा करने आई हो तो मेरे परिवार की सिक्योरिटी यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, उसे छोड़ दो। अचानक मेरे माता पिता भीड़ को चीरते हुए दौड़कर वहां पहुंचे। मेरे पिता ने वेस्पेरा को बाह से बेरहमी से पकड़ लिया। तुम मेरे बेटे की जिंदगी कब तक बर्बाद करती रहोगी? अंकल, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। थैन और मेरा तलाक हो चुका है। वेस्पेरा संघर्ष करने लगी, अपनी बात समझाने के लिए बेताब थी। तलाक? मेरी माँ ने बीच में टोकते हुए कहा। उनकी आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी। तुम्हारे जाने के बाद वो हर एक दिन लिविंग रूम में बैठकर तुम्हारे फोन का इंतजार करता था। जब कोई फोन नहीं आया तो वो जाकर एयरपोर्ट पर इंतजार करने लगा। आखिरकार पूरी तरह से हताश होकर उसने एक टिकट खरीदा और तुम्हें ढूंढने के लिए विदेश उड़ गया। और वहां क्या हुआ? जैसे ही वो तुम्हारी शादी में पहुंचा, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने उसके साथ एक पागल जैसा सलूक किया, उसे बाहर फेंक दिया और एक पुलिस स्टेशन में डाल दिया, जहां वो 2 दिन और 2 रात भूखा रहा। जब वो वापस आया तो उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने कुछ नहीं खाया, उसने किसी से बात नहीं की। वो बस एक चलता फिरता कंकाल बन गया था। आखिरकार उसने नींद की गोलियों की एक पूरी शीशी निगल ली। अगर लायरा ने उसे समय पर ढूंढकर अस्पताल नहीं पहुंचाया होता तो तुम आज उसका चेहरा भी नहीं देख पा रही होती। मेरी माँ के आंसू छलक पड़े। अब उसकी एक पत्नी है, उसका एक बच्चा है और उसकी पत्नी के पेट में एक और बच्चा है। वो एक शांतिपूर्ण स्थिर जिंदगी जी रहा है। वेस्पेरा, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी जमीर बचा है तो उसकी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो। तुम दोनों का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड्स वेस्पेरा को बाहर के दरवाजे की तरफ खींच ले गए। उसने संघर्ष किया, पीछे मुड़कर देखा तो उसे सिर्फ इतना दिखाई दिया कि लायरा जमीन पर गिरी हुई अंगूठी उठाने के लिए नीचे झुकी और बहुत प्यार से उसे वापस मेरी उंगली में पहना दिया। मैंने उसे धीरे से फुसफुसाते हुए सुना, गुस्सा मत हो, वो इसके लायक नहीं है। मैं लायरा के गले लग गया और सिर हिलाया। वो नजारा वेस्पेरा के दिल में किसी धारदार चाकू की तरह चुभ गया। इतना दर्द हुआ कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। होटल से बाहर फेंके जाने के बाद वेस्पेरा फुटपाथ पर बैठ गई। उसके घुटनों से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। यह वेडिंग प्लानिंग कंपनी का कॉल था। प्रेसिडेंट, आप अभी तक पहुंची क्यों नहीं? शादी का वेन्यू पूरी तरह से तैयार है, हम बस आपके और दूल्हे के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसे कैंसिल कर दो। वेस्पेरा की आवाज फटी हुई थी, उसमें से सारी गर्माहट छिन चुकी थी। कैंसिल कर दूं? दूसरी तरफ मौजूद शख्स हैरान रह गया। प्रेसिडेंट, ये वो शादी है जिसकी तैयारी आप 3 महीनों से कर रही थी। वेन्यू, सूट, बैंक्वेट, सबका पूरा पेमेंट हो चुका है। अगर आप अब इसे कैंसिल करेंगी तो पैसों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने कहा इसे कैंसिल कर दो तो कैंसिल कर दो। वेस्पेरा दहाड़ी और उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। स्क्रीन के टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल उसी पल उसके दिल की तरह। वो एक स्ट्रीट लाइट के सहारे टिक कर खड़ी हो गई। मेरी माँ के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वे सारी तस्वीरें उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगीं और हर एक तस्वीर उसके दिल में एक दर्दनाक दम घोंटू टीस पैदा कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसका फोन फिर से बजा। ये उसकी माँ का कॉल था। उसने टूटा हुआ फोन उठाया और टूटी हुई स्क्रीन पर अपनी उंगली फेरी। वेस्पेरा, शादी कैसी चल रही है? उसने तुम्हारे साथ कोई झगड़ा तो नहीं किया? मॉम, पूछना बंद कीजिए। वेस्पेरा का गुस्सा बुरी तरह से फूट पड़ा। अगर आप लोगों ने मुझे उस समय थैन से शादी करने के लिए मजबूर न किया होता तो मैं उसे कभी कैसे खोती। अब उसने किसी और से शादी कर ली है, उसका एक बच्चा भी है। क्या अब आप लोग खुश हैं? मजबूर किया? उसकी माँ पूरी तरह से उलझन में थी। उनके लहजे में थोड़ी सी शिकायत भी झलक रही थी। वेस्पेरा, हमने तुम्हें कब मजबूर किया? उस समय तुमने ही हमसे कहा था कि तुम थैन से शादी करना चाहती हो। तुमने कहा था कि उसका परिवार विदेश में हमारे पैर जमाने में हमारी मदद कर सकता है। हम तुम्हें रोक भी नहीं पाए थे। मैंने कहा था। वेस्पेरा सुन्न रह गई, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कभी ऐसी बात कैसे कह सकती हूँ? मॉम, मुझसे झूठ मत बोलिए। आपने साफ कहा था कि अगर मैंने थैन से शादी नहीं की तो आप मुझे उसे देखने के लिए कभी घर वापस नहीं आने देंगी। हमने ऐसा कब कहा? उसके पिता की आवाज अब फोन पर गूंजी, जिसमें गुस्सा भरा हुआ था। वेस्पेरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस समय हमने तुम्हें उसके साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश भी की थी। तुमने हमारी एक नहीं सुनी। तुमने थैन से शादी करने की जिद पकड़ रखी थी। अब जब उसने किसी और से शादी कर ली है तो तुम हमें दोष दे रही हो। वेस्पेरा ने फोन काट दिया। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझ गया था। उसकी माँ ने जो कहा वो थैन की बताई बातों से बिल्कुल अलग था। क्या ऐसा हो सकता है कि अतीत की वे घटनाएं उसके माता पिता द्वारा कभी मजबूर की ही न गई हों? तो फिर थैन ने उससे झूठ क्यों बोला? अपनी चोटिल, खून से सनी हालत को नजरअंदाज करते हुए वेस्पेरा सीधे थैन के घर की तरफ निकल पड़ी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि थैन बहुत खुशी से मुस्कुरा रहा था। वेस्पेरा, तुम यहां कैसे? क्या तुम्हारी उससे सुलह हो गई? मुझे लगा था कि तुम आधी रात तक उसे मनाती रहोगी। वेस्पेरा ने उसे घूरा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। थैन, जब हमने उस समय शादी की थी, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? मेरी मॉम ने कहा कि उन्होंने मुझे कभी मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं ही तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने वे शब्द कभी नहीं कहे। थैन एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वेस्पेरा, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या उस समय हमारे पास कोई और चारा नहीं था? क्या तुम भूल गई हो? तुमने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे माता पिता उसे पसंद नहीं करते, कि उन्होंने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया।
वरना वे तुम्हारे पैसे बंद कर देंगे और तुम्हें कभी घर वापस नहीं आने देंगे। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं उन लोगों से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकूं। उसने उसकी आस्तीन खींची और अपने आंसू बहने दिए। मैं एक आदमी हूं, तुम्हारे साथ तुरंत शादी और तुरंत तलाक करने पर। बाहर हर कोई मुझ पर हंस रहा है, मुझे इससे क्या मिला? मैंने बस तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और तुम्हारी मदद करना चाहता था। उसके दयनीय बेचारे चेहरे को देखकर वेस्पेरा के दिल में शक के बीज हिलने लगे। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। शायद मुझे ही गलत याद है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। थैन ने अपने आंसू पोंछे। मुस्कुराते हुए उसने वेस्पेरा का कंधा थपथपाया। अगर तुम अभी भी उसे वापस पाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ सोचता हूं। हम पक्के दोस्त हैं, है ना? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वेस्पेरा ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। उसने थैन की आंखों में चमकने वाली वो जहरीली शैतानी चमक नहीं देखी जो उसके मुड़ते ही वहां आई थी। वेस्पेरा घर लौट आई। बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने मेरे बारे में सोचा। उसने मेरे कहे हुए शब्दों के बारे में सोचा। उसका दिल इतना घुटन महसूस कर रहा था कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपना फोन खोला और मुझे जोड़ने के लिए एक दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल किया। मेरी टाइमलाइन खोलते ही वो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी की तस्वीरों से भरी हुई थी। पहली तस्वीर में लायरा केलम के साथ ब्लॉग्स बना रही थी। दूसरी में लायरा मेरे लिए स्ट्रॉबेरी छील रही थी। तीसरी तस्वीर में हम तीनों का परिवार समुद्र तट पर छुट्टियां मना रहा था। सूरज की रोशनी हम पर पड़ रही थी। स्क्रीन से ऐसी गर्माहट निकल रही थी कि किसी को भी जलन हो जाए। उन तस्वीरों को देखकर वेस्पेरा के आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। उसे याद आया कि उसने कभी मुझे भी समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने ले जाने का वादा किया था। उसने मेरे साथ बच्चे पालने का वादा किया था, लेकिन उसने इनमें से एक भी वादा नहीं निभाया था। वो जितना ज्यादा देख रही थी, दर्द उतना ही गहरा होता जा रहा था। उसने ऐप बंद कर दिया। थैन के परिवार ने हमारी सारी घरेलू संपत्तियों को निगलने की साजिश रची, जिससे पुराने मालिक और मालकिन को विदेश भागने पर मजबूर होना पड़ा। थैन ने पुरानी मालकिन के मैसेज में हेर फेर की और तुम्हारे द्वारा उसे भेजे गए हर एक मैसेज को बीच में ही रोक दिया, यहां तक कि वो मैसेज भी जिसमें तुमने उसे सब कुछ समझाने की कोशिश की थी। उसकी असिस्टेंट ने उसे एक फाइल थमाई। यहाँ थैन और उसके पिता के बीच हुई बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। इसमें पूरी जानकारी है कि कैसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, कैसे उन्होंने तुम्हें उससे अलग करने का पूरा खेल रचा। वेस्पेरा ने फाइल ली। उसके हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। उसे थैन की कही हुई हर बात याद आने लगी। वेस्पेरा, हम दोस्त हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करना बहुत पसंद है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो सब झूठ था। वो शुरू से ही उसका इस्तेमाल कर रहा था। वेस्पेरा का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और गुस्से में थैन के घर की तरफ निकल पड़ी। वो पूरी तरह से खाली था। उसने उसे कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसे उस क्लब की याद आई जहां वो अक्सर जाता था और वो सीधे वहां पहुंच गई। कम रोशनी वाले, बहरे कर देने वाले शोर से भरे उस बार में उसने थैन को एक कोने की सीट पर बैठे देखा। वो एक अनजान औरत की छाती से टिका हुआ था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और वो नशे में धुत होकर लड़खड़ाती जबान में बड़बड़ा रहा था। ध्यान से देखने पर उस औरत का चेहरा 80% तक उसी से मिलता जुलता था। यह घिनौना था। वेस्पेरा, वो बेवकूफ, थैन लड़खड़ाते हुए बोला। उसने सच में सोचा कि मैं उसे एक भाई की तरह मानता हूं। मैं 5 साल तक उसके साथ रहा। ऐसा कोई तरीका ही नहीं था कि वो मेरे प्यार में ना पड़े। उस आदमी की तो वैसे भी शादी हो चुकी है। आखिरकार वो मेरी ही होगी। क्या हुआ अगर हमारा तलाक हो गया? क्या हुआ अगर वो अभी तक मुझसे प्यार नहीं करती? मैं ही अकेला हूं, सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो सच में उसके लिए अच्छा है। कुछ दूरी पर खड़े होकर उसकी बकवास सुनते हुए वेस्पेरा को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। दर्द इतना भयंकर था कि वो मुश्किल से खड़ी रह पा रही थी। वो दौड़कर आगे आई। उसने थैन को उस औरत से बुरी तरह से खींचकर अलग किया और दीवार से सटाकर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। तुरंत खून बहने लगा। थैन, तुम इस पूरे समय मुझसे झूठ बोलते रहे। थैन ने नशे की हालत में उसकी तरफ देखा और धुंधली मुस्कान के साथ बोला, वेस्पेरा, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे घर ले जाने आई हो? अपना मुंह बंद रखो। वेस्पेरा दहाड़ी। उसकी आंखें शुद्ध नफरत से जल रही थीं। थैन, तुम मरने के लायक हो। जब तुम्हें होश आएगा तो तुम अपने हर एक पाप की कीमत चुकाओगे। वो मुड़ी और गुस्से में बार से बाहर निकल गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल बचा था, मुझे ढूंढना, सब कुछ समझाना और मेरी माफी की भीख मांगना। जब तक वो गाड़ी चलाकर लायरा के विला तक पहुंची तब तक आधी रात हो चुकी थी। विला के अंदर की लाइटें अभी भी जल रही थीं। खिड़की से वो एक बिल्कुल परफेक्ट, दिल को छू लेने वाला नजारा देख सकती थी। लायरा लिविंग रूम में केलम के साथ बैठकर कार्टून देख रही थी। मैं उनके बगल में सोफे पर बैठा था। बीच बीच में ऊपर देख लेता था। मेरे होठों पर एक बहुत ही प्यारी, गहरी और प्यार भरी मुस्कान खेल रही थी। हर मिनट वो छोटा सा लड़का डैडी पुकारता और हर बार मैं असीम धैर्य के साथ जवाब देता, डैडी यहां है। केलम, अच्छे बच्चे बनो, मम्मी को परेशान मत करो। कोई बात नहीं, लायरा हंसी। जब वो ऐसा करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहादुर बनो मेरे छोटे हीरो। इस तरह जब तुम बड़े हो जाओगे तो बुरी औरतें तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएंगी। मेरे होठों की मुस्कान थोड़ी सी कठोर हो गई। मुझे साफ तौर पर कुछ बुरा याद आ गया था। मेरी आवाज काफी नीची हो गई। हाँ, बुरे लोगों के धोखे में मत आना।
मेरे बेटे को अपनी माँ जैसी ही कोई बिल्कुल परफेक्ट औरत ढूंढनी होगी। वेस्पेरा के सीने में एक तेज चुभने वाला दर्द उठा। उसका हाथ जो दरवाजा खटखटाने के लिए उठा था, हवा में ही जम गया। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। वो लकड़ी पर कभी नहीं पड़ा। यह सच था। अब मेरे लिए वो बुरी औरत थी, झूठी, पागल। वो सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, और वो थी मेरी प्रेमिका। वो मेरी खूबसूरत जिंदगी पर लगा एकमात्र भद्दा सा दाग थी। उसने हमारे साथ बिताए समय की हर छोटी सी बात के बारे में सोचा। वे सारी मीठी यादें अब आड़े तिरछे छुरों में बदल गई थीं, जो उसे तब तक काट रही थीं जब तक कि वो सिर्फ मांस और हड्डियों का लोथड़ा न बन जाए। हवा ने जमीन से गिरे हुए पत्तों को उड़ा दिया। वेस्पेरा दरवाजे के पास बैठ गई, एक खोए हुए, असहाय, पूरी तरह से निराश बच्चे की तरह। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। अचानक केलम ने दरवाजे की तरफ देखा। जब मैंने अपना सिर घुमाकर देखा तो वहां हवा में उड़ते हुए पतझड़ के पत्तों के अलावा कुछ नहीं था। उस रात मैं खाली सीढ़ियों को घूरता रहा। वहां हवा के साथ उड़कर आए कचरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। मेरे दिल में भावनाओं की एक भी लहर नहीं उठी। लायरा ने सोते हुए केलम को पकड़े हुए मेरे पास आकर मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी ठुड्डी मेरे कंधे पर रखी। उसकी आवाज बहुत ही नर्म और नींद से भरी हुई थी। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, अंदर आ जाओ, कहीं ठंड न लग जाए। मैंने पीछे मुड़कर उसका हाथ पकड़ा। मेरी उंगलियां उसके हल्के से उभरे हुए पेट को छू रही थी, जहां हमारा दूसरा बच्चा पल रहा था। मेरा दिल पूरी तरह से मोम की तरह पिघल गया। 5 साल पहले मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी कीचड़ में सड़ चुकी है। वो लायरा ही थी जिसने अपना हाथ बढ़ाया, मुझे बाहर निकाला, मुझे थोड़ा थोड़ा करके वापस जोड़ा और मुझे एक सच्चा घर दिया। अगली सुबह जल्दी केलम अपने छोटे छोटे स्लीपर पहनकर हमारे कमरे में आया और मेरे बिस्तर पर कूद पड़ा। अपना छोटा सा सिर मेरी बाह से रगड़ते हुए वो अपनी मीठी प्यारी सी आवाज में चिल्लाया, डैडी उठ जाओ, मम्मी ने सॉफ्ट बॉइल्ड अंडे बनाए हैं। अगर आप मुंह नहीं धोओगे तो मैं सारे खा जाऊंगा। मैं हंसा, उसे अपनी बाहों में उठाया और उसके गोल मटोल गाल खींचे। तुम छोटे से पेटू, कल किसने 2 आइसक्रीम खाई थी और रात में उल्टी कर दी थी? केलम ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मेरी पकड़ से निकलकर लायरा का हाथ पकड़ लिया। मम्मी, डैडी मुझे तंग कर रहे हैं। लायरा हंसी। उसने उसके बालों को बिखेरा और मुझे एक गिलास गर्म दूध दिया। उसकी आंखें असीम प्यार का समंदर थीं। उसकी प्रेगनेंसी का 3रा महीना अभी बीता ही था और मॉर्निंग सिकनेस अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन वो अभी भी हर दिन जल्दी उठकर नाश्ता बनाती थी और घर को बहुत ही शानदार तरीके से संभालती थी। मैंने दूध लिया और एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे प्यार से अपने करीब खींच लिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि इतनी जल्दी मत उठा करो, मैं खुद कर सकता हूं। अगर तुम थक गई तो कोई बात नहीं। लायरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें एक खूबसूरत अर्धचंद्र की तरह घुमावदार हो गई थीं। तुम्हारे और केलम के लिए खाना बनाकर मुझे खुशी मिलती है। ये दिन बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशनुमा थे। एक ऐसी खुशी जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता था। केलम को किंडरगार्टन छोड़ने के बाद मैं ऑफिस के लिए निकल गया। मेरे असिस्टेंट ने मेरी डेस्क पर कुछ फाइलें रखी और अचानक हमारी सोशल सर्किल में चल रही ताज़ा गॉसिप का जिक्र छेड़ दिया। सर, थैन का परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है। असिस्टेंट ने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। वेस्पेरा ने उसके परिवार द्वारा गलत तरीके से उसकी घरेलू संपत्तियों को हड़पने के लिए जाली दस्तावेज बनाने के सारे सबूत सौंप दिए हैं और उसने थैन द्वारा कंपनी के फंड में हेराफेरी करने और व्यावसायिक धोखाधड़ी करने के पक्के सबूत भी दे दिए हैं। उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। थैन को 7 साल की सजा सुनाई गई है। वो कल ही जेल गया है। मैंने अपनी एक भौं उठाई। मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई। थैन जैसे आदमी के लिए, जिसने हर कदम सोच समझकर उठाया और 5 साल तक वेस्पेरा का इस्तेमाल किया, इस तरह का अंत उसके अपने ही बोए हुए बीज का फल था। मेरे असिस्टेंट ने आगे कहा, मैंने सुना है कि उसके अंदर जाने से पहले ही उसके वे सारे मतलबी दोस्त बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। उसने वेस्पेरा से रहम की भीख मांगी, लेकिन उसने उससे मिलने तक से इनकार कर दिया। और वो औरत जिसे उसने रखा हुआ था, वो जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी, उसका बचा खुचा एक पैसा लेकर गायब हो गई। अंदर भी उसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसने अतीत में बहुत से लोगों से पंगे लिए थे और अब उसे लगातार पीटा और तंग किया जा रहा है। वो आदमी पूरी तरह से टूट चुका है। मैंने बस एक हल्की सी हाँ में सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। थैन की किस्मत उसकी अपनी पसंद थी। ये मेरे ध्यान का 1 सेकंड भी बर्बाद करने लायक नहीं था। जहां तक वेस्पेरा की बात है, हमारे सर्किल के लोगों का कहना था कि वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। पुरानी वेस्पेरा बहुत ही दिखावटी और घमंडी थी। वो जहां भी जाती थी हमेशा आकर्षण का केंद्र बनी रहती थी और ऐसे लोगों से घिरी रहती थी जो लगभग उसकी पूजा करते थे। अब वो शायद ही कभी किसी सोशल इवेंट में नजर आती थी। उसने अपने परिवार का ज्यादातर बिजनेस अपने माता पिता को सौंप दिया था और शहर के दक्षिणी हिस्से में बने एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। ये वही अपार्टमेंट था जहां हम कभी साथ रहा करते थे। वो शायद ही कभी घर से बाहर निकलती थी। मैं उससे पहली बार तब टकराया जब मैं लायरा के साथ उसके चेकअप के लिए गया था। उस दिन लायरा का अल्ट्रासाउंड अभी अभी खत्म हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा बहुत स्वस्थ है। मैं स्कैन की रिपोर्ट पकड़े हुए कागज पर मौजूद उस छोटी सी धुंधली तस्वीर को घूरते हुए बहुत ही खुशी से मुस्कुरा रहा था। जब मैंने नजर उठाकर देखा तो मुझे कॉरिडोर के आखिरी छोर पर वेस्पेरा दिखाई दी। उसके बाल लापरवाही से बंधे हुए थे
और उसने एक फीकी पड़ी हुई हुडी और जीन्स पहन रखी थी। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था, उसकी आंखें खोखली और खाली थीं और वो हमारी ही तरफ घूर रही थीं। जैसे ही उसने मुझे देखते हुए पाया, वो एक डरे हुए खरगोश की तरह पीछे मुड़ी और बदहवासी में दौड़ते हुए वहां से लड़खड़ाकर भाग गई। लायरा ने मेरी नजर का पीछा किया और प्यार से मेरा हाथ दबाया। वो वेस्पेरा है। मैंने बस एक हल्की सी आवाज निकाली, अपनी नजरें हटा ली, अल्ट्रासाउंड की तस्वीर को ध्यान से मोड़ा, उसे अपने बैग में रखा और लायरा को सहारा देते हुए बाहर की तरफ चलने लगा। उसे नजरअंदाज करो, चलो घर चलते हैं। लायरा मुस्कुराई और उसने कुछ और नहीं पूछा। उसने वेस्पेरा से जुड़ी किसी भी बात पर मुझसे कभी बहस नहीं की। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे कोई परवाह नहीं थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मुझ पर पूरा भरोसा करती थी और वो मुझे पूरी तरह से समझती थी। मैं बहुत बहुत पहले ही अतीत को पीछे छोड़ चुका था। मेरा आज और मेरा आने वाला कल सिर्फ उसका और हमारे बच्चों का था। बाद में मैंने गिदोन से सुना कि वेस्पेरा कई बार हमारे घर के आसपास आई थी। वो हमेशा गेट पर ही खड़ी रहती, दूर से केलम को आंगन में खेलते हुए देखती, कभी पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। एक बार केलम एक पतंग पकड़े हुए बाहर दौड़ा और लगभग उससे टकरा ही गया था। वो घबरा गई थी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने उसकी पतंग उठाई, उसे दी और कांपती हुई आवाज में फुसफुसाकर बोली सॉरी, और वहां से जल्दी से भाग गई, इस डर से कि कहीं मैं उसे वहां पकड़ न लूं। जब मैंने ये सुना तो मैंने बस इतना कहा, ठीक है, और एक भी शब्द नहीं बोला। अफवाह थी कि वेस्पेरा हमारी पुरानी तस्वीरों को पकड़कर हर दिन रोती थी। वो उन सभी जगहों पर गई जहां हम अक्सर जाया करते थे। समुद्र के किनारे वाला बेड एंड ब्रेकफास्ट, पहाड़ की चोटी पर बना व्यूइंग डेक, यहां तक कि वो पुरानी नूडल्स की दुकान भी जहां हम अपने स्कूल के दिनों में अक्सर जाते थे। वो पूरी दोपहर उस नूडल शॉप में बैठी रही। उसने बीफ नूडल्स के 2 बाउल ऑर्डर किए जो मुझे बहुत पसंद हुआ करते थे। उसने एक बाउल अपने सामने रखा जिसे छुआ तक नहीं गया। उसने मुश्किल से अपने बाउल में से कुछ निवाले खाए होंगे। उसके आंसू लगातार शोरबे में गिर रहे थे। आखिरकार उसे पता चल ही गया था कि पछतावा कैसा होता है। उसे बिना एक शब्द कहे देश छोड़ने का पछतावा था। मुझे उसी जगह खड़ा छोड़कर खत्म न होने वाले दर्द सहने के लिए छोड़ देने का पछतावा था। उसे थैन के झूठ पर विश्वास करने का पछतावा था। उसे अपने ही हाथों से उस इंसान को दूर धकेल देने का पछतावा था जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जब तक वो आखिरकार झूठ के उस जाल को फाड़कर पीछे मुड़कर देखती, तब तक मैं बहुत पहले ही वो जगह छोड़ चुका था। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। वीकेंड पर मैं लायरा और केलम को छुट्टियां मनाने समुद्र तट पर ले गया। केलम नंगे पैर रेत पर दौड़ रहा था, चमकीले रंग की सीपियों का एक ढेर इकट्ठा कर रहा था और ऐलान कर रहा था कि वो अपनी आने वाली छोटी बहन के लिए सबसे खूबसूरत हार बनाएगा। लायरा पैरासॉल के नीचे बैठी थी, एक चमकदार मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। मैं उसके बगल में बैठा था, बिना बीज वाले अंगूर छील रहा था और उसे एक एक करके खिला रहा था। समुद्र की हवा धीरे धीरे बह रही थी, अपने साथ एक आरामदेह सुकून भरी खुशबू ला रही थी। सूरज की गर्म रोशनी हम पर पड़ रही थी, जिससे हवा का स्वाद भी मीठा लग रहा था। केलम दौड़कर आया और मेरी बाहों में कूद पड़ा। उसने जो सबसे बड़ी सीपी ढूंढी थी उसे ऊपर उठाते हुए बोला, डैडी देखिए ये सीपी कितनी सुंदर है, इसे मम्मी के लिए रख लीजिए। मैं हंसा। मैंने सीपी ली और लायरा को दे दी। अपनी पत्नी और बेटे को इतने मजे से हंसते हुए देखकर मेरा दिल एक गहरी शांति से भर गया। लायरा मेरे कंधे पर सिर रखकर बहुत ही प्यार से फुसफुसाई, ये बहुत अच्छा है। मैंने अपना सिर झुकाया, उसके माथे को चूमा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम दोनों के यहां होने से कोई भी जगह अच्छी है। जहां तक वेस्पेरा की बात है, उसका पछतावा, उसका दुख, उसके आंसू, इनमें से किसी से भी अब मेरा कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी जिंदगी खुद चुनी थी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे ही बर्दाश्त करनी थी। मेरी जिंदगी में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। मेरा प्यार, मेरा अपनापन, मेरी बाकी की जिंदगी, ये सब सिर्फ मेरी पत्नी, मेरे बच्चों और उस इंसान को दिया जाएगा जिसने आखिरकार मुझे एक घर दिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, केलम ने मेरा और लायरा का हाथ पकड़ लिया। हमारे कदमों के निशान रेत पर एक लकीर बनाते जा रहे थे जो दूर तक फैलती जा रही थी। मैंने लायरा की मुस्कुराती हुई आंखों के खूबसूरत घुमाव को देखा और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था, जिंदगी भर ऐसे ही, ये बहुत खूबसूरत है।